डॉक्टर बोरनाली, जब मैं इस बारे में रिसर्च कर रही थी तो मैंने एक पैटर्न नोट किया कि पहले इसमें जो डेथ रेट है वो 1% से बहुत कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये 1% और मे बी फ्यूचर में ये इंक्रीज भी हो सकती है। मैं आपको एक आंकड़ा बताती हूँ। केरल में मई में 500 से ज्यादा केस आए, 6 लोगों की मौत हुई। जून में 2000 से ज्यादा दर्ज किया गया केस और 26 मौत हुई। जुलाई में 31 मौतें हुई और 17 अगस्त तक के आंकड़ों की बात करूं तो 21 मौतें दर्ज की गई। तो धीरे धीरे इसमें मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? तो ये वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं सबका हमने कोविड में भी देखा है, इन्फ्लुएंजा में भी देखा है कि 85% ऑफ द पीपल जो होते हैं उनका माइल्ड इन्फेक्शन होगा, वो घर पे ही रहेंगे, घर पे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, देन द रिमेनिंग 15 में से 10% की एडमिशन हो सकती है एंड देयर इज अ स्मॉल फ्रैक्शन, लेस देन 5% जिनको हॉस्पिटलाइजेशन या आईसीयू केयर की जरूरत होती है एंड इट्स ऑलवेज लेस देन 1% जिनकी एक्चुअली डेथ होगी इसके वजह से। एंड जैसे हमने काफी बार डिस्कस किया अभी कि इन वही कैटेगरी में होते हैं जो बहुत एल्डरली होते हैं या जिनको ऑलरेडी अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स होते हैं, अंडरलाइंग इलनेसेस, डायबिटीज हो, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज एक्सेट्रा, इनको ज्यादा होता है। सो ये जो रेशियो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आई डोंट थिंक दैट हैज चेंज्ड, बट यस समटाइम्स जब बहुत सिवियर इन्फेक्शन होता है जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं है, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, वैक्सीनेशन नहीं लिया है हमने, हम अभी जैसे इट्स लाइक अ मिनी एपिडेमिक. It's not a full-fledged epidemic yet, but it's a mini epidemic in Delhi NCR certainly हम लोग देख रहे हैं। पर इसके वजह से ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल एडमिशंस बहुत बढ़ गए हैं, बट देयर इज सर्टेनली रिस्क कि बहुत लोग घर पे बैठे बैठे उनका हाई ग्रेड फीवर है, उनको फिर एंटी फ्लू जो ट्रीटमेंट होता है, टैबलेट्स दिया जा रहा है एंड देन दे आर स्लोली रिकवरिंग एट होम। एट द सेम टाइम बहुत पेशेंट्स हॉस्पिटल में आ रहे हैं विद बायलैटरल न्यूमोनिया जिनको ये H1N1 भी दैट इज अ कल्प्रिट फॉर इट। I personally think the distribution of the viral illness hasn't changed. ये ऐसे ही रहता है कि 85% माइल्ड ही होगा और बाकी फिर उनको थोड़ा और एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होगी। And then yes, 1%, less than 1% mortality and maybe 1.5% ICU में पहुंच जाते हैं। जी, डॉक्टर संजीव, पिछले कुछ हफ्तों में हमारे पास जो आंकड़े हैं हमने नोटिस किया कि 70% से ज़्यादा इन्फेक्शन जो हुए हैं सांस की बीमारियों से जुड़े हुए वो H1N1 की वजह से हुआ है। जैसे कि डॉक्टर बोनाली भी कह रही थी, धीरे धीरे जब ये थोड़ा सीवियर हो जाता है तो निमोनिया हो जाता है, फिर ये लंग्स को इम्पैक्ट करता है और कई बार हमने देखा कि हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन भी बन जाती है। उस वक्त क्या करना चाहिए? और इसी में मैं एक सवाल और जोड़ देती हूं, जब 103 104 का फीवर हो और तुरंत हॉस्पिटल जाना मुमकिन ना हो, उस वक्त क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं प्रिकॉशनरी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम वेरी हैप्पी आपने ये पूछा। तो सबसे पहले है कि इस टाइम, इस साल इतना ज्यादा केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? ये डायरेक्टली लिंक्ड है रिसर्च स्टडीज में कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और इन्फ्लुएंजा वायरस इसमें एक यू शेप्ड पैटर्न फॉलो करते हैं। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनके लिए ऑप्टिमम हो जाती है, ये जो एरोसोल वायरल का जो लिपिड लेयर है, जो एरोसोल है, वो ज्यादा देर सस्टेन करता है, मतलब वो सूख के गिर नहीं जाता, वो ज्यादा जीवित रहता है, लंबा टाइम के लिए जीवित रहता है। जिसका इंक्यूबेशन पीरियड खाली 2 या 3 दिन है, शरीर में रह सकता है अप टू 7 to 10 days। और जो वायरल शेडिंग है, दैट मीन्स जब तक आदमी इस वायरस को शेड करता है वो अप टू 15 days है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में इट कैन गो अप टू 4 to 6 weeks, यानी लॉन्गर टाइम तक एक पेशेंट शेड कर सकता है ये वायरस अपनी खांसी में, स्नीजिंग में। ये सर्फेसिस में रह सकता है 7 और 8 घंटे तक, मतलब डोर नॉब्स पर या रेलिंग पर या टेबल पर या चम्मच पर। तो हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे जरूरी है कि क्योंकि ये रेस्पिरेटरी रूट से स्प्रेड होता है, माइक्रो एरोसोल से स्प्रेड होता है, ये 7 फीट तक जा सकता है, यानी 2 मीटर से ज्यादा। सो सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। रही बात आपकी जो मेन कॉम्प्लिकेशंस की, वायरल इन्फेक्शंस जैसे इन्फ्लुएंजा भी वायरल इन्फेक्शन है, हर बॉडी पार्ट को इन्फेक्ट कर सकता है। लंग्स में निमोनिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस, मेनिंगो एन्केफेलाइटिस हो सकता है, बच्चा या एडल्ट बुजुर्ग कोमाटोज हो सकता है, कन्वल्जन्स आ सकते हैं, किडनी इन्फेक्ट, लिवर में इन्फेक्शन हो सकती है, आंतड़ियों में इन्फेक्शन होती है और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी भी पेशेंट्स की कम हो जाती है, जो टी सेल का जो डिसफंक्शन जो कहते हैं।
लास्ट पॉइंट जो आपने पूछा है कि हम किस तरह से अपने आप को सिंपल मेडिकल ट्रीटमेंट से सेव कर सकते हैं। गोल्डन प्रिंसिपल है, अपने आप को आप अपने आप ट्रीट मत करिए। सिंपल पैरासिटामोल रिक्वायर्ड डोजेस में सफिशिएंट है। जो चीज बहुत डेंजरस है वो ड्रग्स जैसे निमोसेलाइड है, एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, वो आंतड़ियों को भी डैमेज करती है और पेशेंट्स की प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं इसके साथ। प्लीज अपने आप मत दवाइयां लीजिए। कॉम्बिनेशन फीवर मेडिसिन, पेन मेडिसिन, जरूरी है कि अपने आप एंटीबायोटिक प्लीज मत शुरू करिए, वो चीजों को और कॉम्प्लिकेट कर देती है। कभी कभी पेशेंट्स एंटीबायोटिक लेके आते हैं, निकलता H1N1 है और उसके साथ एंटीबायोटिक के साथ फिर लूज मोशन, वॉमिटिंग और डायरिया हो जाता है, फिर ये डबल वैमी हो जाता है। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज हर एक फीवर H1N1 नेसेसरीली नहीं होता।